कि आजादी के 70 सालों में जब हमारा देश गुलाम था उस समय 17 करोड़ लोग गरीब थे। आज अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 83 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए, अर्थात भूखमरी की समस्या पैदा हुई। गुलाम भारत में भूखमरी की समस्या पैदा नहीं हुई थी, आजाद भारत में भूखमरी की समस्या पैदा हुई। साथियों, गुलाम भारत में 1 करोड़ लोग झोपड़पट्टी में रहते थे, आज 17 करोड़ 18 करोड़ लोग झोपड़ी में पहुंचा दिए गए। गुलाम भारत में सामूहिक शादियां नहीं होती थी, गुलाम भारत में सामूहिक शादियों का जरूरत नहीं होता था और किसी प्रकार के रेप की समस्या गुलाम भारत में नहीं थी। आजाद भारत में गैंग रेप की समस्या पैदा हुई। इसलिए साथियों, हमको इस पर विचार करना होगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी ने हम लोगों को इस हालत तक पहुंचाने का काम किया। भूखमरी की समस्या पैदा की, आतंकवाद की समस्या पैदा की, गैंग रेप की समस्या पैदा की, झोपड़ी में रहने की समस्या पैदा की, आतंकवाद की समस्या पैदा की, हजारों हजार लाखों लाख समस्याएं पैदा की। साथियों, जो समस्या पैदा करता है वो कभी भी समाधान नहीं करता। इसलिए जिन लोगों की समस्या है उनको अपना समाधान करना होगा। इसलिए वाम सेब के उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने यह प्रश्न उठाया कि जिन लोगों को वर्ण व्यवस्था के नाम पर, जात व्यवस्था के नाम पर, अस्पृश्यता के नाम पर, स्त्री दास के नाम पर, आदिवासियों के अलगीकरण के नाम पर हजारों सालों से गुलाम बनाकर रखा गया है, उन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको विशेष अधिकार दिए जाएं, उन्हें आरक्षण का प्राविधान दिया जाए और आरक्षण का प्राविधान करके उनको राष्ट्र के लोगों के साथ जो है इक्वल लाकर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के समान लाकर उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। साथियों, ये आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। इसका मतलब है संविधान सभा में यह माना गया कि वर्ण के नाम पर और जात के नाम पर जिन लोगों को दबाया गया है उन लोगों को विशेष अधिकार देकर राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना होगा। ऐसा संविधान सभा के लोगों ने माना और उन लोगों को विशेष अधिकार दिए गए। लेकिन साथियों, दुख की बात है 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित होता है। आज 2016 में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, उसका बैकलॉग आज भी खाली है। यह इसकी जीती जागती मिसाल है कि असमानता पैदा करने वाले लोगों के हाथों में इस देश की बागडोर है। इसलिए साथियों, यह असमानता पैदा हो रही है। इसलिए असमान लोगों को यह व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था हो, चाहे कांग्रेस का ब्राह्मणवादी हो, चाहे यूपीए का ब्राह्मण हो, चाहे एनडीए का ब्राह्मण हो, ये सारे ब्राह्मणवादी लोग असमान लोगों को समान मानते हैं क्योंकि ये असमानता को इस देश में बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए साथियों, इसका परिणाम क्या हुआ मैं कुछ ही शब्दों में आपको बताना चाहता हूं। इसका परिणाम यह हुआ कि आजादी के 70 सालों में जब हमारा देश गुलाम था उस समय 17 करोड़ लोग गरीब थे। आज अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 83 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए, अर्थात भूखमरी की समस्या पैदा हुई। गुलाम भारत में भूखमरी की समस्या पैदा नहीं हुई थी, आजाद भारत में भूखमरी की समस्या पैदा हुई। साथियों, गुलाम भारत में 1 करोड़ लोग झोपड़पट्टी में रहते थे, आज 17 करोड़ 18 करोड़ लोग झोपड़ी में पहुंचा दिए गए। गुलाम भारत में सामूहिक शादियां नहीं होती थी, गुलाम भारत में सामूहिक शादियों का जरूरत नहीं होता था और किसी प्रकार के अनुदान की जरूरत नहीं होती थी। आजाद भारत में हमारे समाज के बेटे और बेटियों की शादी करने लायक भी हमारा समाज नहीं बचा और इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार हमारे लोगों को जो है वो कन्या धन के नाम पर शादी करने के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं। इसका मतलब इतनी ज्यादा जो है असमानता पैदा हुई। साथियों, गुलाम भारत में नक्सलवाद नहीं था,
आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को और धन परिवर्तित मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जिनकी सामाजिक, आर्थिक और किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, उन लोगों ने हथियार उठा लिया और उन हथियार उठाने वाले लोगों को नक्सल बनाकर उन्हें गोलियों से मारने का काम ये ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं। साथियों, ये नक्सलवाद गुलाम भारत में नहीं था, आजाद भारत में पैदा हुआ। साथियों, आतंकवाद गुलाम भारत में नहीं था, आजाद भारत में पैदा हुआ। साथियों, मैं यह कहना चाहता हूं, रेप की समस्या गुलाम भारत में नहीं थी, आजाद भारत में गैंग रेप की समस्या पैदा हुई। इसलिए साथियों, हमको इस पर विचार करना होगा। साथियों, यहां पर काला धन का जो सब्जेक्ट है, मैं यहां पर एक ही बात कहना चाहता हूं। काला धन का मतलब असंवैधानिक तरीके से, नाजायज तरीके से इकट्ठा किया गया पैसा, एक काला धन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था, हम काला धन लाएंगे और भारत के प्रत्येक नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का वादा किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपने नाजायज तरीके से कमाया है, अगर नाजायज तरीके से आपने कमाया हुआ है तो ये राजकोष में जमा करो, भारत के कोष में जमा करो और 45% उसका टैक्स जमा करो और 55% तुम्हारा हम व्हाइट कर देते हैं। इसका मतलब यह जो है, जिन लोगों ने इस देश में भुखमरी की समस्या पैदा की, वह काला धन की वजह से भुखमरी की समस्या पैदा हुई और 10-15 लाख बच्चे नव भारत टाइम्स के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, इनसे धर्म परिवर्तित मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के 15 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मर जाते हैं। इन मरने वाले लोगों के बच्चों का और 15 लाख बच्चों का और 7.5 लाख किसानों ने जो आत्महत्याएं की, उन 7.5 लाख आत्महत्याओं का यह काला धन इकट्ठा करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। साथियों, ये काला धन इकट्ठा करने वाले लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं यहां पर एक ही उदाहरण आपको देता हूं। साथियों, हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों करोड़ रुपया जो है वो काला धन के रूप में 500 लाख करोड़ रुपया अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ने और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्वीकार किया था और अपने भाषणों में कहा था 500 लाख करोड़ रुपया भारत में आएगा और प्रत्येक जो है नागरिक को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसका मतलब काला धन स्वीकार किया था। तो काला धन किन लोगों का है साथियों? तो काला धन क्या अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, क्या ये पिछड़े वर्ग का है? अगर इनके पास काला धन होता तो साथियों 83 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ना जाते। क्या यह काला धन मुसलमान लोगों का है? अगर मुसलमान लोगों का ये काला धन है तो इसका मतलब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट यह बताती है कि इस देश में मुसलमानों के हालात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से भी बदतर हैं। यह रिपोर्ट ही बताती है कि इनके पास भी काला धन नहीं। तो काला धन किसके पास है? यह काला धन ब्राह्मणवादियों के पास है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा यही 70 सालों से इस देश पर राज कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं और विकास के पैसे को जो है हड़प कर, जो मूल निवासी बहुजन समाज के शिक्षा का पैसा था, जो मूल निवासी एजुकेशन का पैसा था, तमाम तरीके के विकास का जो पैसा था, ये विकास के पैसे को नाजायज तरीके से इन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके विदेशों में जमा करने का काम किया। साथियों, ये लोग जो है राष्ट्रद्रोही हैं। इसलिए साथियों, अगर मूल निवासी बहुजन समाज की इस देश में गवर्नमेंट होती और हमारा समाज पॉलिसी मेकिंग में होता तो मैं कहना चाहता हूं इसका समाधान क्या है। समय के अभाव के कारण मैं यहां पर अपनी बात को संक्षिप्त में समाप्त करना चाहता हूं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, इसके लिए इस कोटेशन को मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं। साथियों, कोई समुदाय स्वयं को केवल तभी गतिमान रख सकता है जब वह राज सत्ता पर अपना नियंत्रणकारी प्रभाव रख सकने लायक हो। राज सत्ता पर नियंत्रणकारी प्रभाव रखकर मामूली से मामूली जनसंख्या वाला अल्पमत समुदाय भी किस तरह समाज में अपनी सर्वोच्च हैसियत बरकरार रख सकता है। भारत में ब्राह्मणों की वर्चस्वपूर्ण
स्थिति इसकी जीती जागती मिसाल है। राजसत्ता पर नियंत्रणकारी प्रभाव निहायत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना राज्य की नीति को दिशा देना संभव नहीं है और प्रगति का सारा दारोमदार तो राज्य की नीति पर ही होता है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 मार्च 1947 को राइटिंग एंड स्पीचिंग खंड नंबर 17 भाग नंबर 2 पृष्ठ संख्या 81 पर यह बात कही। इसका मतलब मूल निवासी बहुजन समाज को इस देश की बागडोर को लेना होगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को जो ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेज दे रहे थे, वो ट्रांसफर ऑफ पावर ब्राह्मणों के हाथों में यह सत्ता जाएगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर यह कहते हैं, 21 जुलाई 1946 को बाबा साहब ने कहा कि कोई भी पार्टी आपकी आजादी के लिए साथ सहयोग देने वाली नहीं। इसका मतलब पार्टी और राजसत्ता जब तक मूल निवासी बहुजन समाज के हाथ में इसकी नीति निर्धारण करने का अधिकार नहीं होगा, तब तक हमारे समाज का कभी भी कल्याण और भला नहीं हो सकता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी ने हम लोगों को इस हालत तक पहुंचाने का काम किया। भूखमरी की समस्या पैदा की, आतंकवाद की समस्या पैदा की, गैंगरेप की समस्या पैदा की, झोपड़ी में रहने की समस्या पैदा की, आतंकवाद की समस्या पैदा की, हजारों हजार लाखों लाख समस्याएं पैदा की। साथियों, जो समस्या पैदा करता है वो कभी भी समाधान नहीं करता। इसलिए जिन लोगों की समस्या है उनको अपना समाधान करना होगा। इसलिए वामसेप के आंदोलन से